टू अनदर वीडियो। इससे पिछली वाली जो वीडियो है मेरे से गलती से सॉल्यूशंस की वीडियो थी वो कट हो गई थी, तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सॉल्यूशंस को ही। ये पार्ट 2 वीडियो है, होनी तो ये पार्ट 1 ही चाहिए थी, लेकिन ये पार्ट 2 वीडियो बन गई है क्योंकि वो वाली वीडियो जो है मेरे से कट हो गई थी। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मैं आपको पढ़ा रही थी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की, तो जो कंसंट्रेशन है ना किसी भी सॉल्यूशन की, वो दो तरह से एक्सप्रेस करी जा सकती है। पहला तरीका होता है क्वालिटेटिवली, यानी मैं उस कंसंट्रेशन को क्वालिटेटिवली करा दूं। दूसरा तरीका होता है क्वांटिटेटिवली, यानी हर एक चीज को मेजर करा के फिर उस चीज का पता लगाया जा सके। तो हमारे पास दो तरीके हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को पता लगाने के लिए। कंसंट्रेशन कैसे, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। अब अगर मैं बात करूं क्वालिटेटिव मेथड्स की, ठीक है, क्वालिटेटिव मेथड्स की, तो क्वालिटेटिव मेथड्स में मेरे पास दो चीजें हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। मेरे पास दो चीजें हैं। क्या दो चीजें हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। मैं दोनों ही चीजें आपको समझाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन विच हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है सॉल्यूशन में। बहुत ज्यादा स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व है सॉल्यूशन में। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व है सॉल्यूशन में। इतना क्लियर है? तो बेसिकली मेरे पास कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए दो मेथड्स हैं, क्वालिटेटिव मेथड एंड क्वांटिटेटिव मेथड। अगर मैं क्वालिटेटिव मेथड पे चली जाऊं तो मेरे पास कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूटेड आ जाता है, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड। अगर मैं क्वांटिटेटिव मेथड पे चली जाऊं, लेट्स से मैं आ गई क्वांटिटेटिव मेथड पे, तो अगर मैं क्वांटिटेटिव मेथड, ये सारे आप 11th में पढ़ के आए हो, ये मैं दोबारा बता रही हूँ। ppm पार्ट्स पर मिलियन, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, परसेंटेज, ये आपके होते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स। ये आपके क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो अब हम आपके क्वांटिटेटिव मेथड्स शुरू करते हैं। अब एक चीज आपको समझ आई, मैंने आपको क्वालिटेटिव में क्या समझाया, आप किसके ऊपर यूज कर रहे हो, सब कुछ सॉल्यूट पे डिपेंडेंट है। जितना सॉल्यूट आप बढ़ाएंगे उतना जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा और डाइल्यूशन जो है वो कम होगा। ठीक है, ओके, क्लियर। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वांटिटेटिव मेथड्स। आ जाओ। क्वांटिटेटिव मेथड्स में हमारे पास सबसे पहले जो मेथड है वो है परसेंटेज। परसेंटेज के आपके पास 3 मेथड्स हैं, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तीनों हम पढ़ेंगे इस साल हम तीनों पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको NCERT रीडिंग कराने वाली हूं, उसमें हम सारी चीजें जितनी मैंने आपको पढ़ाई ना अभी तक सारी पढ़ेंगे, सारी। बट अभी मैं साथ साथ कराऊंगी, साथ। ठीक है, शुरू करें। ओके, कैन वी स्टार्ट एवरीबडी? ऑलराइट। सॉल्युबिलिटी से पहले सारी NCERT आज मैं करवा के भेजूंगी। चलिए, सबसे पहले हमारे पास आता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को हम m/m से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यानी कि मुझे जिस भी कंपोनेंट का परसेंटेज निकालना है उसको मैं ऊपर लिखूंगी और मुझे जितने भी निकालना है उसको मैं डिवाइड कर दूंगी सॉल्यूशन के मास से और मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से। क्लियर एवरीबॉडी? अब मतलब कि फॉर्मूला क्या हो गया m/m का? m/m का फॉर्मूला हो गया मास ऑफ कंपोनेंट, दैट कंपोनेंट कुड बी सॉल्यूट,
दैट कंपोनेंट कुड बी सॉल्वेंट। ओके, तो आप यहां पर ये डालेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज आ जाएगी। क्लियर है? मास बाय मास, कोई परेशानी तो नहीं है मास बाय मास में? पक्का। अब अगर मैं बोलूं कि एक सोल्यूशन में 10% ऑफ ग्लूकोज है इन वाटर बाय मास, तो आप समझ जाओगे कि वो 10/100 है, इंटू 100 था, ऐसा कुछ था। समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे? पक्का है? ओके। अब अगला देखो, एक चीज याद रखना, जो मास परसेंटेज होता है ना, हमेशा वो कहाँ यूज होता है? इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इसकी बहुत ज्यादा होती है। कहाँ यूज होता है ये? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। क्लियर एवरीबॉडी? जैसे कि कमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड को कंसिडर करके रखता है। चलिए अब हम आते हैं वॉल्यूम परसेंटेज पर। किस पे आते हैं? वॉल्यूम परसेंटेज पर। अब आ जाओ परसेंटेज पर वॉल्यूम के। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड एज वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इसका बेसिक मतलब जो होता है वो होता है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट। ठीक है, जो भी कंपोनेंट के आप निकाल रहे हो, इट कुड बी अ सॉल्यूट, इट कुड बी अ सॉल्वेंट। ओके, जो भी कंपोनेंट के आप निकाल रहे हो अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। बड़ा ही बेसिक सा फॉर्मूला है, समझ आ गया? सो बेसिकली ये भी आपका सिमिलर है मास परसेंटेज से। जैसे कि अगर मैं बोलूं 10% इथेनॉल है सोल्यूशन में बाय वाटर, तो आप इसका क्या मतलब समझोगे? 10 ml ऑफ इथेनॉल इन 100 मिलीलीटर ऑफ H2O। क्लियर? पक्का? 100%? ओके। अब आप आ जाओ थर्ड मेथड पे, जो कि है मास बाय वॉल्यूम मेथड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसमें क्या है? बेसिकली आप ऊपर लेते हो मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे लेते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे हो मेरी बात को? समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रही हूं। ऊपर आप लेते हो मास ऑफ सॉल्यूट। क्या लिया मैंने? ऊपर मास ले लिया। किसका मास लिया? सॉल्यूट का मास लिया। नीचे क्या लिया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 से मल्टीप्लाई करा। अब ये कहां यूज होता है? बेसिकली ये आपका वहां यूज होगा जहां पर आपको मास और वॉल्यूम दे रखा हो या डेंसिटी दे रखी हो। ये उन वाले क्वेश्चंस में यूज होगा जिन क्वेश्चंस में मास वॉल्यूम डेंसिटी दे रखा हो। जहां पर सिर्फ मास दिया है वहां तो m/m, जहां सिर्फ वॉल्यूम की बात करिए वहां v/v, जहां डेंसिटी घुसा दिया, मास घुसा दिया, वॉल्यूम घुसा दिया, वहां m/v। याद रखना इन सबके ही डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन डाला जाएगा और ऊपर जो है वो कंपोनेंट सॉल्यूट या सॉल्वेंट डाला जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? इसमें सिर्फ सॉल्यूट आएगा। क्लियर? फॉर श्योर? 100%? ओके। और ये जो मास बाय वॉल्यूम होता है ये फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है, और जो मास बाय मास मैंने कहा बताया था, इंडस्ट्रीज में यूज होता है। क्लियर? 100%? ओके, ग्रेट। अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी फोर्थ कंसंट्रेशन क्वांटिटी पर, ppm। वेरी सिमिलर टू परसेंटेज। परसेंटेज समझ आई ना? बस उसी से रिलेटेड है ppm, विच इज पार्ट्स पर मिलियन। इसकी जो फुल फॉर्म है ना वो है पार्ट्स पर मिलियन। यानी कि मिलियन पता है क्या होता है? मिलियन होता है 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 में कितने पार्ट्स हैं? ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए होता है। ओके, when a solute is present in trace quantities, जब एक solute present होगा solution के अंदर trace quantities में, it is expressed conveniently in ppm। किसमें डिस्क्राइब होगा वो? ppm में। जब हमारा जो है ppm में डिस्क्राइब होगा। अब देखो इसको कैसे करते हैं डिस्क्राइब।
पीपीएम को निकालने का जो तरीका है वो क्या है, पीपीएम आपने ले लिया, आपने पीपीएम ले लिया, इसको आप लिखो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट। क्या लिखो, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट। ऊपर लिखो कंपोनेंट कुड बी सॉल्यूट, कुड बी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट या सॉल्यूट में से कुछ भी हो सकता है। तो ऊपर क्या होगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, नीचे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट। क्या होगा नीचे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। नीचे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, ऑल द कंपोनेंट्स। और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 10.6 से, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई। यानी कि पीपीएम में क्या कर रहे हैं हम, पीपीएम में जस्ट लाइक परसेंटेज, ऊपर हम कंपोनेंट ले रहे हैं, कितने पार्ट्स हैं कंपोनेंट के, नीचे हम टोटल पार्ट्स ले रहे हैं, उनको हम 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 की पावर 6 से, यानी 1 2 1 2 ऐसे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यानी 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। समझ आ गया। अब पीपीएम जो है ना वो परसेंटेज की ही तरह 3 तरह से डिफाइन किया जा सकता है। एक होता है मास बाय मास, एक होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और एक होता है मास बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज की तरह ही, जस्ट लाइक परसेंटेज, आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। क्लियर एवरीबडी, 100%। अब पल्यूटेंट्स की जो कंसंट्रेशन होती है ना किसी भी हवा में, जैसे यूरोप में कितनी पल्यूटेंट की कंपोनेंट है या इंडिया में कितनी है, वो किस में दर्शाई जाती है, वो पीपीएम में दर्शाई जाती है, विच इज पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर एवरीबडी। आगे बढ़े, आगे हम बढ़ेंगे, हमारे पास आएगा मोल फ्रैक्शन। क्या आएगा हमारे पास, मोल फ्रैक्शन। इसको हम डिनोट करते हैं एक्स से, इसको हम बोलते हैं काय। क्या बोलते हैं, काय। कई लोग बोलते हैं चाय, चाय नहीं है ये काय है। अब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, बेसिकली सॉल्यूट या सॉल्वेंट, कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये होता है आपका मोल फ्रैक्शन। के ए, क्योंकि के ए क्यों, क्योंकि मैंने एन ए ऊपर लिया है। इसको आप एनबी के टर्म्स में भी निकाल सकते थे, याद रखोगे। तो मोल फ्रैक्शन आपने 11वीं में भी पढ़ के आए हैं। मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। क्लियर। अब याद रखना, सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज 1, यानी कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं अगर मैं सबकी मोल फ्रैक्शन निकालूं, जैसे लेट्स से एक सोल्यूशन है ऐसा, उसमें ए बी और सी है कंपोनेंट, तो अगर मैं एक्स ए निकाल लूं, एक्स बी निकाल लूं और एक्स सी निकाल लूं, तो इन सबको अगर मैं ऐड कर दूंगी तो इनका जो सम है वो 1 हो जाएगा। क्लियर एवरीबडी, गॉट माय पॉइंट। अगर एक्स ए और एक्स बी है और वो 1 है, तो एक्स ए को मैं क्या 1 माइनस एक्स बी लिख सकती हूँ। एक्स मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काय, इट्स काय, ठीक है। Similarly, can I write xb equals to 1 minus chi a? So these are mole fraction relations. Clear everyone? 100%. Moving on, we have molarity. Molarity. खत्म होने वाला है ये वाला पार्ट चैप्टर का। इसके बाद मोलालिटी एंड स्ट्रेंथ रह जाएगा बस, फिर खत्म। अगर मैं बात करूं मोलारिटी की, तो मोलारिटी इज डिनोटेड बाय बड़े वाला m। मोलारिटी किससे डिनोट होता है, बड़े वाले m से डिनोट होता है, ठीक है, बड़े वाले m से डिनोट होता है ये वन। यानी कि व्हाट इज मोलारिटी, मोलारिटी इज, ठीक है, तो m से इसको आप डिनोट करते हो और इसको बोलते क्या हो, मोलारिटी। अब मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन
sorry, my mistake. It is number of moles of solute upon volume of solution. Volume of solution 1 liter in liter, ठीक है, into 100 into 1000 10 into 10 if it is in ml, अगर ml में है तो बेसिकली मोलारिटी का एक सिंपल ही फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. क्लियर एवरीबडी? अगर ml में है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लें. ठीक है जी. अब अगला है स्ट्रेंथ. अब अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000. मोलारिटी है मैम ये तो. स्ट्रेंथ इज मोलारिटी. नो, स्ट्रेंथ इज नॉट मोलारिटी. आई टेल यू व्हाई. इट इज मास ऑफ सॉल्यूट एंड मोलारिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट. फर्क है. क्या फर्क है स्ट्रेंथ और इसमें? स्ट्रेंथ मोल्स बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम. फर्क समझ आ गया? 100%. अब स्ट्रेंथ और मोलारिटी का एक रिलेशनशिप होता है, लेकिन स्ट्रेंथ इज एज गुड एज मोलर मास इनटू मोलारिटी. So strength is molar mass into molarity. That is strength. Clear everybody? So molecular mass into molarity is strength. ये टाइट्रेशन के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है. अगला हमारे पास जो क्वांटिटी है वो है मोलैलिटी. अगली क्वांटिटी है क्या है? मोलैलिटी. मोलैलिटी क्या होता है बेसिकली? मोलैलिटी इज मोल्स डिवाइडेड बाय mass of solvent. Moles of solute divided by mass of solvent. तो बेसिकली व्हाट इज मोलालिटी? मोलालिटी इज, ये आपका kg में होगा. ठीक है. मोल्स ऑफ सॉल्यूट को जब आप मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो होगी मोलैलिटी. वो आपकी क्या होगी? मोलैलिटी. क्लियर एवरीबडी? 100% क्लियर. अब मास, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझा रही हूं. यहां से हर बारी बोर्ड में क्वेश्चन आता है. 2024 में भी आया, 2025 में भी आया और आशा है 2026 में भी आएगा एंड सो ऑन में भी आएगा ही आएगा. क्वेश्चन सुनो बड़े ध्यान से. टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं मैं बता रही हूं. Temperature independent quantities are ppm, mass percentage, molality, ये सारी मोल फ्रैक्शन, ये चारों आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है. लेकिन मोलैरिटी 5 मैंने आपको पढ़ाई, उसमें से 4 आर इंडिपेंडेंट. बट मोलैलिटी दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. ये जो क्वांटिटी है ना मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. क्लियर एवरीबडी? ये क्वेश्चन हर बारी बोर्ड में पूछा जाता है. क्लियर? किसी ना किसी फॉर्म में. ठीक है. क्लियर? अब हम करेंगे एनसीईआरटी रीड. और एनसीईआरटी रीड का मतलब है रिकैपिचुलेशन, और साथ साथ क्वेश्चन लगा लेंगे. क्लियर? शुरू करें. चलो आ जाइए, आ जाओ देखें. चलिए शुरू करते हैं हम विद सॉल्यूशंस क्लास 12. ठीक है. तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको यहां से शुरू कराया और बताया solutions are homogeneous mixture of 2 or more than 2 components. By solution which means uniform throughout the mixture. Clear everybody? homogeneous का ये mixture होता है. Largest quantity में क्या present होता है? solvent. Solvent determines the physical state in which the solution exists.
one or more components are present in solution, these are called solutes. In this unit यानी 12th क्लास में आप क्या पढ़ने वाले हो? बाइनरी सॉल्यूशंस, दैट आर सॉल्यूशंस कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपाउंड्स. ठीक है, हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं, गैसियस भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं. ये मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था सारा. पार्ट 1 वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो. अगर मैं बात करूं गैसियस सॉल्यूशन की, तो उसमें सॉल्वेंट हमेशा गैस रहेगा और सॉल्यूट बदलता जाएगा. अगर सॉल्यूट गैस हो जाए तो बेस्ट एग्जांपल हो जाता है एयर. देन लिक्विड हो जाए तो बेस्ट एग्जांपल हो जाता है क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस. सॉलिड हो जाए तो कैम्फर या फिर आयोडीन. आयोडीन. लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड हमेशा सॉल्वेंट होगा और गैस लिक्विड में होगा तो ऑक्सीजन, लिक्विड होगा इथेनॉल, सॉलिड होगा ग्लूकोज, सॉल्ट, शुगर, कुछ भी. सॉलिड सॉल्यूशंस हमेशा सॉलिड सॉल्वेंट होगा. गैस होगा अगर सॉल्यूट तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम. लिक्विड होगा तो अमैलगम ऑफ मरकरी. सॉलिड होगा तो कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, जो कि क्योंकि 24 कैरेट का गोल्ड नहीं बनता. क्लियर एवरीबडी? ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था. ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था. तो कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन. ये दो तरह से किया जा सकता है. पहला तरीका है क्वालिटेटिवली और दूसरा तरीका है क्वांटिटेटिवली. अगर मैं बात करूं क्वालिटेटिव की, तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है या फिर कंसंट्रेटेड है. अगर हम कह रहे हैं कि सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है, मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट. अगर हम कह रहे हैं कंसंट्रेटेड है, यानी कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट. क्लियर? रियल लाइफ में ये डिस्क्रिप्शन बहुत कंफ्यूजन करती है, इसीलिए हमारे पास क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉल्यूशन आ गया. इसमें हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं. टोटल 5 से 6 मेथड्स हम पढ़ते हैं. परसेंटेज में एक ही मेथड कंसीडर कर रही हूँ. सबसे पहला मास परसेंटेज. मास परसेंटेज इज गिवन बाय मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100. बता चुकी हूँ. अगला आपका आता है वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. अब मैंने ये भी बताया था आपको कि ये जो मास परसेंटेज है ये इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस में यूज होता है. और अगर मैं बोल रही हूँ 10% ग्लूकोज इन वाटर, इसका मतलब है 10 ग्राम ग्लूकोज है 100 ग्राम सोल्यूशन में. क्लियर एवरीबडी? ओके. मास बाय वॉल्यूम इज W by V. फार्मेसी में ये सबसे ज्यादा यूज होता है. इसका मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. अगला होता है पार्ट्स पर मिलियन, वेरी सिमिलर टू परसेंटेज. व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज, बताई चुकी हूँ. इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 विच इज अ मिलियन. यही होता है आपका मिलियन. क्लियर एवरीबडी? ओके. अब हम आते हैं मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन बताई चुकी हूँ. एक्स इज इक्वल्स टू Na प्लस NB ऊपर Na. ये आपका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है. अगर आप मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दो तो इसका जो टोटल आंसर आता है वो क्या आता है? यूनिटी, यानी कि 1. क्लियर एवरीबडी? ओके. अब हमारे पास ये एग्जाम्पल 1 है. ये हम बाद में आपको कराएंगे जिस दिन न्यूमेरिकल्स लेंगे. अभी लेंगे न्यूमेरिकल्स अगर होंगे तो. मोलैरिटी अगर हम बात करें, सॉरी, अगर हम बात करें मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर. ठीक है? क्लियर एवरीबडी? ओके. तो ये आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. इतना तो बेसिक तो सबको ही क्लियर हो गया होगा, है ना. अब क्या बचा? मोलैरिटी. बुक में स्ट्रेंथ नहीं दे रखा, बट स्ट्रेंथ से क्वेश्चन तो हमेशा ही आता है. मतलब टाइट्रेशन तो आप बिना स्ट्रेंथ के कर ही नहीं सकते. तो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. अब आपका ये हो गया मेरी तरफ से कंप्लीट. डन 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 डन.
अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस आप करेंगे अगली क्लास में, फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 1.3 आप करेंगे, ये सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 5-6 क्वेश्चन ये हो गए, फिर एक क्वेश्चन ये 7-8, ठीक है। फिर आप कौन से क्वेश्चन करेंगे मैं आपको बताती हूँ, और कोई है नहीं, ये 8 क्वेश्चंस, ठीक है। फिर हम अगली क्लास में सॉल्युबिलिटी स्टार्ट करवा पाएंगे आपको, और मैं आपको पूछ देखती हूँ ना, कोई और बैक एक्सरसाइज में भी तो होते हैं क्वेश्चंस, वो भी तो मुझे कराने पड़ेंगे ना आपको, ठीक है। ये 8 क्वेश्चंस आप पक्का करेंगे। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ये आपको पता ही है, ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैंने करवा दिया है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल्यूशन इन विच सोल्यूट इज अ गैस, ये भी मैंने आपको करा दिया है। सोल्यूट गैस है, सोल्यूशन सॉलिड है, करा चुकी हूँ ये मैं आपको, ठीक है। डिफाइन द मोल फ्रैक्शन टर्म्स, ये सारा करा दिया, ठीक है। नाउ ये आप करके आ सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आप होमवर्क में करके आ सकते हैं, इजी क्वेश्चन लग रहा है ये। देन अगला देखिए, देन व्हाट शैल बी द मोलैरिटी, दिस इज आल्सो होमवर्क। Then equimolar reacts, how much react completely with containing amounts of both, this is also homework solution, ठीक है जी। Then a solution obtained by this calculate the mass percentage, this is also homework solution। Antifreeze solution, this is also homework, ठीक है जी। A sample of, this is also homework, ठीक है। मॉलिक्यूलर, अब यहाँ से आप होमवर्क नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक आपको होमवर्क करना है। तो ये 9 क्वेश्चंस प्लस आगे के 5 और 8 प्लस 9 क्वेश्चंस, ये आपके 17 क्वेश्चंस होने ही चाहिए आपकी नोटबुक में, ठीक है। इनमें से ये 3 तो करने नहीं है, तो ये 17 आप हटा ही लो। 14 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मैंने दे दिए हैं, करके आइएगा। अगले क्लास में हम डिस्कस कर पाएंगे बहुत ही अच्छे तरह से सारी चीजों को। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर।